सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आज हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एक नए एकाग्र के साथ वापस आए हैं। कल तक आपने नवीन सागर जी पर केंद्रित एकाग्र को सुना और उनसे जुड़ी तमाम विभूतियों के वक्तव्यों से गुजरे। आज हम लोग अशोक सिकसरिया जी पर केंद्रित इस एकाग्र को आरंभ कर रहे हैं। मित्रों, हमारे लिए यह बेहद खुशी की बात है कि इस एकाग्र की पहली ही कड़ी में हम सबके प्रिय वरिष्ठ पत्रकार और लेखक आदरणीय अरविंद मोहन जी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, नमस्कार। साथियों, अशोक सिकसरिया जी के जीवन के कई पहलू हैं। वे लेखक, चिंतक, खेल प्रेमी रहे हैं। तमाम वैचारिक लेखन उनका हमारे सामने है, उनकी कहानियां हैं, उनका बाल साहित्य है। ऐसे में उनके जीवन के विभिन्न रूपों पर इस एकाग्र में चर्चा होगी और जो उनका अपना एक खास स्वभाव है, राजनीति, सक्रियता जिस तरह की उनकी रही और तमाम लोगों के साथ उनके जिस तरह के घनिष्ठ संबंध रहे, उन सब से जुड़े हुए भी लोग आएंगे। खेल की दुनिया से भी लोग आएंगे, राजनीति की दुनिया से भी आएंगे, पत्रकारिता और साहित्य की दुनिया से भी लोग एक एक कर आएंगे। अरविंद मोहन जी स्वयं उनके साथ कई स्तरों पर जुड़े हुए हैं, गहरे जुड़े हुए हैं। तो आइए अरविंद मोहन जी के पास चलते हैं और उनसे से अधिक अशोक सिकसरिया जी से जुड़ी हुई यादों को सुनते हैं। आदरणीय अरविंद मोहन जी, एक बार पुनः स्वागत। देखिए, अशोक जी को याद करना या उनके लिखे पढ़े से भी ज्यादा उनके व्यवहार और समझ को याद करना अपने आप में सौभाग्य की बात है। और मैं अपने को भाग्यशाली मानता हूं कि किसी संजोग से ही उनसे दोस्ती हुई, या दोस्ती भी क्या कहें, वो एक जनरेशन पहले वाले थे, पिता की उम्र के लगभग थे। और व्यवहार भी उनका बड़े ही वाला रहा। जिंदगी में कभी काफी लंबा 78 में उनसे परिचय हुआ था, 78 में ही, 79 में या 78 में। और तब से लेके मृत्यु के समय तक उनसे बहुत गहरा रिश्ता रहा। लेकिन उनका व्यवहार कभी भी छोटा नहीं दिखाई दिया। छोटा माने उम्र का छोटा ही नहीं, व्यवहार का छोटापन भी कभी दिखाई नहीं दिया। और जो भी बड़े का व्यवहार होगा, चाहे पिता का हो, बड़े भाई का हो, बड़े कॉमरेड का हो, सीनियर साथी का हो, हर तरह से जो वरिष्ठता होती है वो वरिष्ठता उन्होंने निभाई। और मैं मानता हूं कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं था, मेरी पीढ़ी के कम से कम 1 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनसे उनका ऐसा ही घनिष्ठता था। और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और इसकी फौज लें तो 50 लोग होंगे जिनसे उनका इतना गहरा रिश्ता रहा और जीवन भर रहा। और सिर्फ हमारी पीढ़ी के लोगों से नहीं था। मैं जो पीढ़ी गिनवा रहा हूँ कि हमारे से ऊपर पीढ़ी वाले थे, उस पीढ़ी के भी लोग आप अभी भी, जैसे प्रयाग जी से बहुत गहरा रिश्ता था, महेंद्र भल्ला जी से उनका बहुत गहरा, गिरधर राठी से उनका गहरा रिश्ता था, कृष्णा सोबती से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन से भी उनका वैसे ही आखिरी समय तक रिश्ता रहा। और आप गिनने चलेंगे तो शायद इससे ऊपर के जनरेशन में भी डॉक्टर लोहिया से उनका बहुत गहरा रिश्ता था। डॉक्टर लोहिया के यहाँ वो रहे भी काफी समय। तो और एक बड़े परिवार के थे, तो वो गांधीवादी परिवार था, मारवाड़ी परिवार था, बिरला परिवार से जुड़ा हुआ एक तरह का उनका संबंध था। तो उस जनरेशन के लोगों से उनका रिश्ता था। पत्रकारिता उन्होंने अपने मन से किया, उनको बिजनेस और इससे कोई खास रुचि नहीं थी। तो उन्होंने पत्रकारिता की और काफी समय तक पत्रकारिता की। और पत्रकारिता माने बड़े बाप का बेटा होने के बावजूद जो ट्रेनिंग होती है वहां से शुरुआत करके
और नाइट शिफ्ट करना। और उनके जब मैं हिंदुस्तान आया, हिंदुस्तान में वो काम करते थे, तो उनके साथ काम करने वाले लोग भी मुझे मिले और फिर उस समय के काफी किस्से मालूम हुए। और उनके भोलेपन के और उनके सीधेपन का फायदा उठा के कुछ लोग अलग अलग तरह के गड़बड़ भी करते रहे। वो सब किस्से भी मालूम हुए। अशोक जी कहीं खा लेते थे, कहीं सो जाते थे, कहीं उनके व्यवहार में बड़े परिवार का होना या बड़े इसका होना या फिर अपनी पढ़ाई लिखाई के बल पे जितने बड़े थे, वो चीज स्वाभिमान तो था उनमें गजब का, लेकिन अभिमान जरा भी नहीं था। और किसी के लिए भी वो कुछ भी कर सकते थे, जिससे स्नेह उनका होता था उसके लिए वो कुछ भी कर सकते थे। जो पहला उनका पहली दफे जब मैंने उनको देखा, हम सब लोग छात्र युवा संघर्ष समिति की एक मीटिंग के लिए पटना आए थे। और उस मीटिंग के बाद सामयिक वार्ता की मीटिंग होनी थी। सामयिक वार्ता पत्रिका तब निकलने लगी थी, साल भर 1.5 साल पहले से। और उसके जो पूर्ववर्ती रूप था चौरंगी वार्ता, किशन पटनायक और अशोक सेक्सरिया, ये दोनों लोग उससे भी जुड़े हुए थे। बल्कि उसके इमरजेंसी में बंद होने के बाद फिर इन लोगों ने ये पत्रिका निकालने की सोची थी। तो अशोक जी उस मीटिंग के लिए आए थे, वो हमारे संगठन वाली मीटिंग के लिए नहीं आए थे। बाद में संगठन से भी जुड़े रहे और काफी गहरा जुड़ाव उनका था, लेकिन उस समय वो वार्ता की मीटिंग के लिए ही आए। तो जो मैंने देखा कि बड़ी अजीबोगरीब कुर्ता पजामा, मुड़ा तुड़ा, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, और एक बैग और एक होल्ड ऑल किस्म का हल्का वो कंधे पर लिए अपने खुद भी आए। जैसे ही वो कमरे में घुसे उस घर में जहाँ मीटिंग हो रही थी, तो हर आदमी एकदम हड़बड़ा गया, क्योंकि सामान इतना लेके वो खुद अपने से आ रहे हैं। तब मालूम हुआ कि यही अशोक सेक्सरिया हैं, जिनका लिखा पढ़ा हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। और उससे भी ज्यादा तब उनकी चर्चा यही ज्यादा हम करते थे कि वो सीताराम सेक्सरिया जी के पुत्र हैं, जो गांधी के सहयोगी और पूरब में कलकत्ता और पूर्वी भारत में गांधीवादी आंदोलन, स्त्री शिक्षा, हिंदी के प्रचार, इन सब में उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बल्कि इस चक्कर में अपना सारा बिजनेस व्यापार भी काफी हद तक चौपट कर लिया था। और उससे भी ज्यादा जब आंदोलन में एक दफे आए, तो फिर आंदोलन में होके रह गए, खुद भी सक्रिय रहे, पत्नी को सक्रिय किया, बेटी उनकी सक्रिय रही, अशोक जी वगैरह सब की समझ उसी समय से बनी। और फिर कलकत्ता के में जो एक द्वंद चलता है मारवाड़ियों के साथ, कि वो लोकल हैं या बाहर के हैं, ये द्वंद झेलना पड़ा। खुद सीताराम जी को भी ये दिक्कत रही कि वो मन से सुभाष को बहुत चाहते थे। फिर गांधी के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया, तो गांधी सुभाष के झगड़े के समय उनको ये दुविधा रही कि वो इधर रहें या उधर रहें। तो हम सब लोगों के लिए अशोक जी का परिचय पहले यही था कि वो सीताराम जी के पुत्र हैं। पढ़ाई लिखाई तो जो थोड़ी बहुत, क्योंकि तब अशोक जी बहुत ज्यादा कुछ लिखते नहीं थे, उसके पहले उन्होंने लिखा था। और बल्कि तब हम लोगों को आपस की बातचीत में ये होता था कि अशोक सेक्सरिया ने कहानियां भी लिखी हैं, अशोक सेक्सरिया ये लिखते हैं। वो कई छद्मनामों से भी लिखते थे। असल में उनको यश, कमाई, इन सब चीजों की जो भौतिक चीजें हम लोग गिनते हैं कि हमको बड़ा यश चाहिए, हमको बड़ा धर्म चाहिए, हमको बहुत पैसा चाहिए, हमको बहुत सुख सुविधाएं चाहिए, इन चीजों का मोह कभी नहीं था। बल्कि उन्होंने शादी नहीं की, पिता से कह के जिद करके की, मैं शादी नहीं करूंगा, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। तो उनको वैसे ही रहने दिया गया। फिर कमाई धमाई का भी यही था कि पैसा, जब वो नौकरी कर रहे थे तब भी उनके पैसे का क्या होता था ये उनको भी मालूम नहीं है, और परिवार को क्या मालूम होगा। बाद में भी परिवार से एक किस्म से उनको एक छोटी वृत्ति के तौर पर एक पैसा मिलता था, जिससे उनका अपना खर्चा चल जाए। घर के एक हिस्से में वो रहते थे, छोटा सेट था जो उनके लिए था। और उसमें भी उनके जो किस्से हम तब सुनते रहे और बाद तक सुनते रहे, वो यही था कि जो आदमी उनके सहयोग के लिए आता था, वो उसको पढ़ाने लगे, उसकी परीक्षा में चिंता, फिर उसकी शादी कराई, फिर उसके बच्चों की चिंता। परिवार का मुखिया जिस किस्म से होता है उस तरह का उनका। और ऐसे कई लोग हैं हमारे अपने बीच भी, हमारे अपने भाई बंधु भी, और पत्रकारिता में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको शुरुआत में कुछ भी लिखने पढ़ने में दिक्कत थी, लेकिन अशोक जी ने धीरे धीरे उनकी कॉपी लिख लिख के, मांझ के, दोबारा काट पीट के फिर उनको पत्रकारिता सिखाई, लिखना पढ़ना सिखाया। और वो सब लोग पत्रकारिता में काफी अच्छा कर गए। मैं तो ऐसे लोगों का नाम लेने से बच रहा हूँ, लेकिन मैं कम से कम 8-10 ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी
पढ़ाई लिखाई तकनीकी तौर पे या डिग्री वाली काफी कम थी। उससे भी ज्यादा लिखने पढ़ने का उनका ये हिसाब किताब और खराब था। लेकिन अशोक जी के साथ रहने से, अशोक जी के संपर्क में आने के बाद से वो लगातार आगे बढ़ते गए और जीवन में भी ठीक किया, पत्रकारिता में भी काफी अच्छा काम किया और समाज का काम भी औरों की तुलना में ज्यादा समझदारी से किया। कितने भी पढ़े लिखे लोग हों, अगर वो सिर्फ अपने अपने करियर के लिए और पैसे के लिए लगे रहे, उनकी तुलना में अशोक जी के साथ के जो लोग भी निकल के आए, उन सब लोगों ने मेरे हिसाब से काफी अच्छा काम किया। और अब तो वो भी लोग बूढ़े हो गए हैं, उनके व्यवहार से भी अशोक जी आज जिंदा हैं, उनके माध्यम से भी अशोक जी जिंदा हैं। लेकिन अशोक जी में ये सादगी थी और ये सादगी भी उनके प्रति आकर्षण का एक कारण। हम सब लोग जो उनकी टिप्पणियां भी नाम से तब छपती नहीं थी, तो लेकिन कॉपी वॉपी के बारे में कहा जाता था। उसी समय जनता पार्टी के एक्सपेरिमेंट पे, फेल्ड एक्सपेरिमेंट पर, इमरजेंसी पे सच्चिदानंद सिन्हा ने किताब लिखी थी। इमरजेंसी पे, इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव उनकी किताब है। वो एकमात्र ऐसी किताब थी, किताब है बल्कि, जो इमरजेंसी को सिर्फ जो अखबार की कटिंग वाले कि फला दिन वो गिरफ्तार हो गए, वहां पुलिस पहुंच गई, वहां ये हुआ, कब छोड़ा गया, इस किस्म के डिटेल्स पे न जाके वो हिंदुस्तानी स्वभाव में क्या कुछ है जिसके चलते इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी और स्वभाव में नहीं, हिंदुस्तानी शासन तंत्र में और डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा क्या है जिसने इंदिरा गांधी को ये ताकत दी कि वो इमरजेंसी लगाएं, और फिर समाज में ऐसा क्या कुछ है जिससे डर के या जिस बदलाव को देख के इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी हटाई। ये किताब उन्होंने लिखी, बड़ी खूबसूरत किताब है। उसका अनुवाद अशोक जी कर रहे थे उस समय और वार्ता में वो धारावाहिक छपी। वो काफी हम लोगों के लिए तभी शुरू ही हो रहा था लिखना पढ़ना। हमारे लिए वो एक ट्रेनिंग का ये था कि इस तरह का अनुवाद होना चाहिए। फिर सैयदा जी ने जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट जब फेल हुआ तो परमानेंट क्राइसिस ऑफ इंडिया नाम से एक किताब लिखी। उसका भी अधिकांश हिस्सा अशोक जी ने अनुवाद किया और वो भी वहां छपी। तो अशोक जी का लिखना पढ़ना इसी तरह से हमको बार बार नोटिस कराया जाता था कि ये अशोक जी कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी उन्होंने नाम वाम नहीं दिया, लेकिन सब लोग जानते थे कि ये वही कर रहे हैं। तो अशोक जी के बारे में परिचय इस किस्म से हुआ। फिर हमारी आपस की चर्चा ये होती थी कि अशोक जी ने ये कहानी लिखी है गुरनेन्द्र सिंह कंपानी नाम से, अशोक जी ने वो लेख लिखा है किस नाम से। तो ये यश न पाने का, चाहे किसी किस्म की चर्चा में ना आने का था। उन्होंने कहानियां लिखी। श्रीकांत वर्मा से उनकी काफी गहरी दोस्ती थी। तब के साहित्यकारों में सबसे उनकी दोस्ती थी। दिल्ली में जो बैठकबाजी होती थी साहित्यकारों की, उसमें वो रेगुलर थे और निश्चिंत भाव से बैठते थे। और पढ़ाई लिखाई बहुत थी उनकी, तो हर आदमी चाहता था कि उनके साथ बैठें, क्योंकि एक तो सब्जेक्ट की जानकारी, दूसरा बारीकी, बारीकी से चीजों को समझ जितनी उनकी थी उतनी बहुत कम लोगों में होती है। तो उस बारीकी को समझाते थे चीजों। तो अशोक जी की कहानियां उस समय श्रीकांत वर्मा की पत्रिका में, कृति नाम से पत्रिका निकालते थे श्रीकांत जी। कम ही अंक निकले, लेकिन वो अच्छी पत्रिका थी और अशोक जी की कई कहानियां उसमें छपी। अशोक जी की कहानियां और जगहों पे भी छपी। एक हॉकी प्लेयर के दुख की कहानी, दुखवा का से कहूँ सजनी, वो हम सब लोग, तो वो चुपचाप ही हम, बल्कि अशोक जी को जब ये मालूम हो उनसे कहिए कि कहानी बताइए कहाँ छपी, क्या छपी, तो वो अरे वो ऐसी ही है, उसमें क्या पढ़ोगे और उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है और वो तो अब उपलब्ध नहीं है। उनके पास भी पता नहीं थी, नहीं थी, क्योंकि उन्होंने दिया नहीं किसी को। एक आध कभी किसी को नाम बताया भी तो वो अपने ही ढूंढ के पढ़िए, आपको ऐसी रुचि हो तो। फिर यही हाल उनका स्पोर्ट्स के लेखों का था और यही हाल पॉलिटिकल कमेंट्री का भी था। पॉलिटिकल कमेंट्री बहुत जमाने बाद उन्होंने जब कश्मीर पे एक लंबी टिप्पणी लिखी, काफी लंबी, जो बुकलेट बना के बाद में हम लोगों ने छापा, तो वो टिप्पणी पहली बार उनके नाम से छपी और वो अद्भुत है। क्योंकि कश्मीर समस्या किस तरह से हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में बनती गई है नासूर, और किस किस किस्म की गलतियां की गई हैं और कश्मीरी समाज पे किस तरह से वो असर डाल रहा है, इन सब चीजों पे इतने फैक्चुअली करेक्ट और भावनात्मक रूप से जुड़ के, कश्मीरियों के दर्द के साथ जुड़ के उन्होंने वो लेख लिखा, वो पर्चा लिखा है। और फिर वो कई जगह उसके बाद राजकिशोर जी ने जो कश्मीर पे बुक किताब निकाली, उसमें भी वो है। काफी लोगों ने हालांकि वो परमिशन जल्दी देते नहीं थे, राजकिशोर को इसलिए दिया होगा
कि राजकिशोर जी को बहुत मानते थे। हमसे ज्यादा ही मानते होंगे, हमारे जैसे लोगों से सीनियर राजकिशोर जी थे और कलकत्ता रहे थे, तो इसलिए अशोक जी से उनका कुछ ज्यादा ही अपनापन था। तो इस तरह से अशोक जी का लेखन हमारे लिए आया, लेकिन वो रहस्य ही बना रहा। इस बीच ये हुआ कि वार्ता के कामकाज के चलते और धीरे धीरे पार्टी संगठन के कामकाज के चलते अशोक जी से जुड़ाव बढ़ता गया, और उनकी समझदारी हम सब लोगों के लिए एक तरह से गाइडिंग फोर्स थी कि वो हमको, जैसे मैं कहूँ कि ग्लोबलाइजेशन का दौर जब शुरू हुआ है, तब इस मुल्क में थोड़ा विरोध शुरू हुआ वामपंथियों की तरफ से, लेफ्ट की पार्टियों का और कुछ एनजीओ जो उनसे जुड़े हुए थे उनका, क्योंकि दुनिया भर में वामपंथियों ने शुरू में विरोध किया। लेकिन जैसे ही नंदीग्राम और सिंगूर का मसला आया, पूरा लेफ्ट एकदम सरेंडर कर गया। फिर इसी तरह से स्वदेशी जागरण मंच ने भी सुना कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन्होंने भी शुरू किया, उन्होंने भी पत्रिका निकाली। लेकिन एक बार जब अटल बिहारी वाजपेयी ने पार्लियामेंट में टिप्पणी की कि कुछ लोग अपनी ही पार्टी के हमारी सरकार के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, तो अनंत कुमार के घर से वो पत्रिका निकलती थी और वो दफ्तर स्वदेशी जागरण मंच का उनके बंगले में था, ऑफिशियल बंगले में। तो लंच के समय जब गए अनंत कुमार, तो उन्होंने अपने घर से सारा सामान निकलवा के रोड पे फेंकवा दिया। तो ये स्वदेशी जागरण मंच का हाल हुआ। और स्वदेशी जागरण मंच ने क्या किया होगा या अभी भी क्या कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, ये सब हम सब लोग अपने अनुभव से देख रहे हैं कि ये कर्मकांड था। और कर्मकांड से भी ज्यादा मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने इसको एक ये बना दिया कि विपक्ष की कुर्सी पर भी हमारा ही टांग रहे और सत्ता की कुर्सी पर हम ही बैठे रहे। तो इस तरह से स्वदेशी जागरण मंच का भी नाटक चला। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के क्या सीरियस मतलब हैं और उसमें क्या फॉल्ट है, उस सिर्फ आर्थिक नीति में नहीं, सारी नीतियों में। और उससे भी बढ़ के उसका विरोध तो सारी दुनिया में हुआ। वर्ल्ड सोशल फोरम बना और इकोनॉमिक इसके खिलाफ जब WHO बनाने की बात आई, WTO, तो वहाँ विरोध प्रदर्शन सबने देखा, सिएटल में, दोहा में, ये सब विरोध हुए। लेकिन अल्टरनेट किसी को नहीं सूझ रहा था कि अल्टरनेट क्या देंगे। इस ग्रुप ने, जिस ग्रुप से हम लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें समाजवादी जन परिषद नाम से अब काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है, तो उसमें किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा, अशोक सेक्सरिया, ये तीनों लोग ऐसे ब्रिलियंट लोग थे। इनकी बातचीत में बहुत साफ दिखता था कि अल्टरनेट कैसा हो सकता है। वो कुछ गांधी पर ज्यादा डिपेंडेंट होगा, लेकिन गांधी से आगे की भी चीज कई चीजों में हो। तो इन सब लोगों का असर हम लोगों पे धीरे धीरे, और इनके लिखने पढ़ने में और इनसे प्रभावित लोगों के लिखने पढ़ने में बढ़ता गया। अशोक जी का इन्वॉल्वमेंट भी धीरे धीरे बढ़ता गया अपने, जो जैसे साथियों का मैं कह रहा हूँ कि कुछ साथी उन्होंने खुद से बनाए जीरो से, और कुछ बाकी लोगों से। और सबसे बड़ी बात अशोक जी के संबंध बनाने में ये था कि अगर किसी आदमी में बेईमानी का, स्वार्थ का, करियरिज्म का, इन तरह की विकृतियां दिखी, तो उनको डिस्कार्ड करने में उनको कोई देर नहीं लगी। एक तो उनको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, किसी को कुछ बोल सकते थे, और दूसरा कि उससे संबंध तोड़ लें या संबंध किनारे कर लें, उससे संबंध न रखें। ये उनका जीवन भर चला और बड़े मजे से चलाया उन्होंने। इसमें उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, मन से एकदम सीधे थे। इतने सज्जन आदमी आपको मिलेंगे नहीं। बल्कि गांधी के बारे में जो कहा जाता है कि पृथ्वी पर ऐसा भी आदमी कोई पैदा हुआ हाड़ मांस का, आइंस्टीन का कहा हुआ है। हम सब लोगों ने गांधी को तो नहीं देखा, लेकिन अशोक सक्सेरिया को देखने के बाद लगता है कि दुनिया में ऐसे भी सज्जन लोग हुए हैं जो दिन रात दूसरों की परवाह करें, अपनी कोई परवाह न करें, और अपना सब कुछ दूसरों को देने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा अपना ज्ञान, अपनी सज्जनता, अपना। बल्कि मुझे कई दफे हैरानी हुई अपने जीवन में। जैसे एक दौर में मैं डॉक्टर रमा मित्रा के साथ रहता था। रमा मित्रा माने डॉक्टर लोहिया की दोस्त, जिनके साथ डॉक्टर लोहिया रहे काफी समय। मैं उनके घर आता जाता था, फिर धीरे धीरे कई बार वहां रुकने लगा। उन्होंने भी कहा कि रुको। उनको कई किस्म की मदद की जरूरत होती थी, कभी डाक का, कभी बैंक का, कभी छोटे छोटे और काम इस किस्म के। तो उम्र हो गई थी और हम लोग नए थे, बच्चे थे, बेटा बोलती भी थी। तो कई दफे मैं वहां रह जाता था और उनका कामकाज
तो एक दफे उनको कुछ पैसे की दिक्कत हुई होगी, हालांकि पैसे से वो आराम की स्थिति में थी, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी की थी मिरांडा हाउस कॉलेज में। तो उन्होंने ये चिट्ठी कई लोगों को लिखवाई, मैंने ही लिखी कि आजकल थोड़ी आर्थिक दिक्कत है, परेशानी किस वजह से हो गई, क्या हो गया। तीसरे या चौथे दिन अशोक सिक्सरिया का मनी ऑर्डर आया 500 रुपए का। तब हम लोग पढ़ते थे तो दिल्ली में हमको पिताजी से 500 रुपये महीने के खर्च के आते थे। पता लगा अशोक जी को भी 500 रुपया खर्चे के लिए मिलते हैं, तो उन्होंने अपना 500 रुपया रमा जी को भेज दिया। अब रमा जी ने जैसे देखी वो चिट्ठी और वो मनी ऑर्डर, उनकी हालत खराब हुई, क्योंकि उनको मालूम था कि अशोक सिक्सरिया किस किस्म से जीते हैं, और अशोक जी सिगरेट बहुत पीते थे। सिगरेट न पिए तो उनका तनाव और बढ़ेगा। तो रमा जी ने तुरंत मुझे ये कहा कि तुम अभी जाओ और पोस्ट ऑफिस जाके ये पैसे वापस करो, और फिर चिट्ठी मैं अलग से लिख रही हूँ, उसको भी डाल देना। उस चिट्ठी में फिर ये था कि नहीं, ये तुमसे पैसा नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारा बिना सिगरेट के बहुत बुरी हालत होगी। तो रमा जी ने, तो इस किस्म के सज्जन थे कि आपका कष्ट जरा भी उनको महसूस हो, कुछ भी करने को तैयार है। जैसे जो भी कलकत्ता कोई गया, मैं कलकत्ता उनके रहते गया नहीं, इस वजह से भी कि उनको परेशान करना होगा। बल्कि परिवार में कई दफे वो उन्होंने बुलाया, तो भी मुझे लगा कि हम पूरी फौज लेके मैं वहां पहुंचूं और वो बेचारे परेशान होंगे, उतना घूमना कोई जरूरी नहीं। तो अशोक जी को ये था कि जो भी कोई कलकत्ता गया उसको कहाँ घुमाना है, कहाँ क्या दिखाना है, उसको लाइब्रेरी ले जानी है, उनको किससे मिलवाना है, वो किस काम के लिए आया है, वो काम कैसे होगा, हर चीज का ख्याल, कौन टिकट से आए हो, कौन टिकट से जाओगे, किस गाड़ी से कैसे पहुंचोगे, एक एक चीज का ख्याल वो रखते थे। तो अशोक जी को ये जो उनका स्वभाव था, ये कई बार परेशानी में डालता था, लेकिन यही उनका मेरे ख्याल से लोगों को मोहने का तरीका था सबसे ज्यादा। ज्ञान उनका था, और भाषा उनकी अद्भुत थी, हिंदी उनकी अद्भुत थी। हिंदी सब हम सब लोगों ने उनकी हिंदी सीखी है या उसकी नकल की है, लेकिन अ, स्वभाव उनका कोई नहीं पा। लेकिन इसी बीच में वो किसी का भी स्वभाव अगर उनको चुभ जाए। अब एसपी सिंह जी ये कहानी सुनाते थे कि जब रविवार में अशोक जी काम करते थे, एसपी सिंह एडिटर थे, तो अशोक जी वहां बैठते थे, सारी कॉपियां फाइनल करते थे। तो बहुगुणा से मिलने गए, और कोई बात बहुगुणा ने बहुत ही उल्टी सीधी, जो पॉलिटिशियन सुनाते रहते हैं संपादकों के आगे डीन के तौर पे भी, तो अशोक जी ने जो व्यवहार किया वो कुछ ऐसा था जिसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन वो कुछ बहुत ही असामान्य व्यवहार था। बल्कि ये जो अलका जी का उपन्यास है, उसका जो पात्र है वो कई दफे अशोक जी जैसा व्यवहार करता है, जो उसका हीरो है। तो ये लगता भी है कि अशोक जी की लाइफ से प्रभावित होगा। तो बहुना के साथ जो व्यवहार हुआ, उस तरह का व्यवहार को किसी के साथ कर सकते थे अगर उनको बुरा लगे तो। और जो सामने वाला अगर गलत है तो उसकी हिम्मत नहीं, बहुना की हिम्मत नहीं हुई कि वो अशोक सक्सेना के खिलाफ कुछ करे। तो इसलिए अशोक जी का डर भी था गलत करने वाले लोगों का, या जिससे रिश्ता वो नहीं रखना चाहते थे, वो उनसे डरते भी थे कि ये आदमी पता नहीं। और हम सब लोग भी डरते थे एक लेवल पे कि हमारे व्यवहार में भी कई गलती हो, तो अशोक जी उसको टोकेंगे, या अशोक जी अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा सही है। जैसे मैं अपना किस्सा आपको सुनाऊं कि जब हमारे एक बड़े लेखक सच्चिदानंद सिन्हा 80 साल के हुए, तो दिल्ली में योगेंद्र यादव, मैं और डॉक्टर प्रेम सिंह, ये तीन लोग बैठे एक दिन, और हम ये तय कर रहे थे कि उनके 80 साल होने पे कोई एक फंक्शन किया जाए। और ये तैयारी हुई, योगेंद्र तब आईसीएसआर के मेंबर थे, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के। प्रेम सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे ही। योगेंद्र की पत्नी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में है, प्रेम सिंह की पत्नी भी थी वहाँ। तो ये सब हम लोग आपस में तय कर रहे थे किस तरह के प्रोग्राम करें। और उसमें ये तय हुआ कि आईसीएसआर से ग्रांट का थोड़ा ये किया जाए, और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ग्रांट दिया जाए, और दिल्ली यूनिवर्सिटी ये आयोजन कराए। और वो जो छोटी कमेटी बने उसमें अपने लोग रहे, जिससे प्रोग्राम ठीक से हो।
और सज्जा जी के लेखन पर डिटेल चर्चा हो, बड़े विद्वानों को बुलाया जाए, उनको रहने का इंतजाम, उनको किताब दिया जाए, उनको पढ़ने का अवसर दिया जाए, समय, और फिर उस पर चर्चा की जाए। क्योंकि जिस तरह के लेखन उन्होंने किया है उन पर सीरियस कभी बात ढंग से नहीं हुई है एकेडमिक जगत में। तो वो कराने की जरूरत है, और 80 में जो सामान्य फूल माला पहनाओ और शॉल ओढ़ाओ, इस आयोजन की जगह ऐसा आयोजन हो तो बेहतर होगा। अभी हम ये चर्चा कर ही रहे हैं, तब तक अशोक जी को पता नहीं कहाँ से खबर हुई। उनके सब मित्र लोग थे जो जिनसे दिन रात उनका जुड़ाव रहता था। किसी ने ये खबर कर दी कि इस किस्म की योजना बन रही। अब हम सब लोग, मुझे अचानक फोन आया उनका, और फोन कुछ ऐसा जैसे वो भारी आफत में हो, संकट में हो, और हकला रहे थे, बोला बोला नहीं जा रहा था उनसे। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो? कि सजिदा जी ने सारा लेखन, अपना जो है सारी पढ़ाई, वो जो स्टेब्लिश सिस्टम है उससे आगे जाके किया है, उसके साथ नहीं किया है। उससे बिना किसी ग्रांट के, बिना किसी फेलोशिप के, बिना एकेडमिक सहयोग के उन्होंने किया है, अपने प्रयासों से किया है, अपनी बौद्धिक क्षमता से किया है। कि तुम लोग बुढ़ापे में क्यों उनको नष्ट कर रहे हो, कि सरकारी पैसा लोगे और फिर सरकारी पैसे से आयोजन करोगे। मुझे तो लग रहा है ये आयोजन बहुत ही बुरा होगा। क्या अब सब लोग, हम लोग की अकल जो है अचानक, तो मैंने उनसे कहा कि अशोक जी, हम लोग जरा सजदा जी से पूछ लें कि उनको ये पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और मैं सज्जानंद सिन्हा के साथ रहा था कई वर्ष, और अभी भी काफी नजदीकी संबंध उनसे भी है। तो मुझे भरोसा था कि सजदा जी इसको मान लेंगे, तभी हम लोगों ने बात की थी। लेकिन अशोक जी अड़ गए कि नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, तुम लोग उनको बुढ़ापे में क्यों ये करोगे। तो हमने फिर वो मान लिया कि उस कह रहे हैं उसको सही है, इसको छोड़ देना चाहिए। इसी किस्म का एक अनुभव और है कि सामयिक वार्ता को पैसे की दिक्कत लगातार रही। अब अभी भी है, अब तो निकल भी नहीं रही है रेगुलर। लेकिन जब हम लोग दिल्ली से निकाल रहे थे रेगुलर, तो हमने कुछ इंतजाम ऐसा किया कई जगह से संबंधों के आधार पे, कि 2 विज्ञापन कम से कम हर महीने रहेंगे। तो ऑफिस का खर्चा वगैरह निकल जाएगा, बाकी ग्राहकी के पैसे से आ जाता था काफी। तो दिक्कत में पत्रिका नहीं रहेगी। अब जिस अधिकारी से कहा कि हमने विज्ञापन का इंतजाम कराया, उसने कुछ किसी प्राइवेट मोटरसाइकिल का विज्ञापन दिलवाया। अशोक जी ने जैसे वो विज्ञापन देखा, बोले अरे ये मल्टीनेशनल कंपनी का विज्ञापन हमारी पत्रिका में आएगा, ये तो तुम लोग सारी पत्रिका को नष्ट कर दोगे, कि इसको बंद कराओ, अभी आगे से नहीं जाना चाहिए। अशोक जी की जिद थी, तो हमने फिर वो भी बंद करा दिया, वो नहीं चला। तो इसलिए अशोक जी की वो ताकत थी। फिर ये भी हुआ, जैसे सामयिक वार्ता में बाद के दिनों में कई फैसले ऐसे हुए जिससे मैं खुश नहीं था। खासतौर से जब योगेंद्र चले गए पार्टी छोड़ के, और अरविंद केजरीवाल के साथ, तब हम लोग भी धीरे धीरे थोड़ा कम पड़े, निष्क्रिय हुए। तो पत्रिका यहाँ से दिल्ली से हटाने का फैसला हुआ। तो मुझे वो फैसला पसंद नहीं था। अशोक जी को ये मालूम था कि हम लोग नाराज हैं। लेकिन जब पत्रिका संकट में पड़ी तो अशोक जी ने फोन किया कि लिखते क्यों नहीं हो तुम, कि तुम लिखो, तुम लोग ज्यादा लिखते थे, तुम्हारे लिखने से पत्रिका। तो हमने थोड़ा बहुत अपनी शिकायत दर्ज कराई कि ऐसा हो रहा। बोले वो तुम्हारी सब बात सही है, और मैं ये भी मानता हूँ कि नई टीम जो पत्रिका कितना चलेगी इसका भरोसा नहीं है, लेकिन लिखो। अब अशोक जी ने कहा, तो फिर दूसरी हमारी सारी शिकायतें खत्म अशोक जी के कहने पे। तो अशोक जी की ये ताकत थी कि वो किसी के लिए कुछ भी कर सकते थे, और जरा भी गलत होगा, जरा भी 19-20 किसी किस्म का था, उसको वो बर्दाश्त नहीं करते थे। इससे भी ज्यादा जो अपने प्रिय होने का और अपने सच्चा होने का प्रमाण मैं मानता हूँ, अशोक जी से कई ऐसे मामले आए जिसमें उन्होंने मुझे, जबकि मैं उनसे कोई बहुत ज्यादा मिलना जुलना, बहुत लंबी बातचीत करना, साथ बैठना उठना, इस तरह का संबंध उनसे था नहीं, क्योंकि सामने पढ़ने पे मेरी सचमुच बोली नहीं निकलती थी उनके आगे। और बहुत कलकत्ता वो रहते थे और मैं दिल्ली रहा, तो दिल्ली जब वो आए तो कभी भेंट हुई, कभी पार्टी संगठनों की मीटिंग वगैरह में भेंट हुई, लेकिन लंबी बातचीत कुछ इस किस्म से। फोन पे भी जब बात हुई तो काम भर की बात होती थी, चिट्ठी में भी जब बात हुई तो उसी तरह की बात होती थी। लेकिन वो हर चीज का ध्यान रखते थे, और मेरे व्यवहार को और मेरे साथियों के व्यवहार को, सबको वो ठीक से। अचानक एक दिन वाग्देवी प्रकाशन के दीप सांखला ने कहा कि हम लोगों को अशोक सक्सेना की कहानियां छापनी चाहिए थी।
चाहिए, उनका संग्रह छापना चाहिए। अब बूढ़े हो गए हैं और परिवार के बुजुर्ग के नाम पे कुछ रहना रहता है, उसी तरह से हम लोग ये संग्रह निकालें जिससे उनका नाम रहे, उनका नाम थोड़ा आगे चले, और जो कहानियां बिखरी हैं सब एक जगह आ जाएंगी। और हम अपने पुरखे का जैसे सम्मान करते हैं और आदर उनकी स्मृति चीजों को रखते हैं, उसी तरह से इसको भी रखें। व्यावसायिक पक्ष जो होगा सो देखा जाएगा। बस सकला जी को भी बहुत लोगों ने मना किया होगा निश्चित रूप से, और मुझे भी कई लोगों ने मना किया। इसके पहले भी जिन लोगों ने अशोक जी की कहानियां अपने संग्रह में ले ली थी, कई बार बताए बिना और कई बार बता के भी, तो अशोक जी ने किसी को परमिशन नहीं दिया, बल्कि एक आध पे लीगल नोटिस दे के कहानियां निकलवाई अपनी। ऐसा भी हुआ था। जब मैं भी कहानियां ढूंढ रहा था तो मुझे भी मेरे साथियों ने, काफी जो अशोक जी को जानते थे अच्छी तरह, उन्होंने कहा कि तुम मत करो, कि उनका भरोसा नहीं है, उनका मन बिगड़ेगा, तो हो सकता है तुम पर भी मुकदमा करें या नोटिस दें और जाने क्या करें, कि गुस्सा होना तो बहुत कम बात है, उससे आगे भी जा सकते। तो सांकला जी भी इस मूड में थे, और मुझे भी ये लगा कि चाहे जो होगा हम लोग ये करेंगे। और फिर इसमें हमने प्रयाग जी की मदद ली कि उन कहानियों का नाम पता कुछ बताने के लिए। फिर उसके बाद हमने थोड़ी बदमाशी और की। कुंवर नारायण जी की पत्नी अशोक जी की बहन थी दूर की, और कुंवर नारायण को बहुत मानते थे अशोक जी। तो उन दोनों को हमने इसमें कहानियों के बहाने भी इन्वॉल्व किया और बाद में प्रकाशन के समय भी इन्वॉल्व किया। बल्कि जो पहला सेट निकला और उसमें विमोचन हुआ, उस समय भी किसी दोस्त ने उनको, अशोक जी को, कह दिया कि आपको मालूम है आपकी कहानियों का विमोचन हो रहा है विश्व पुस्तक मेले में दिल्ली में, और आपको खबर नहीं है। तो भी उन्होंने धमकाते हुए चिट्ठी लिखी थी मुझे कि तुम ये सब मत करो। जब मैं कहानियां ढूंढ रहा था कृति वगैरह में खास तौर से, और नटरंग फाउंडेशन नेमी जी के नाम पे बना है, उसमें कुछ पत्रिकाएं थी। वहां जो सज्जन लाइब्रेरियन थे वो कभी नेशनल लाइब्रेरी में भी थे और अशोक जी से काफी घनिष्ठ थे। संभवतः उन्होंने अशोक जी को कह दिया कि कोई अरविंद मोहन है जो आपकी कहानियां ढूंढ रहे हैं। तो मुझे अशोक जी ने दो तीन चिट्ठियां लिखी जिसमें ये मत करो, क्यों कर रहे हो, कुछ धमकाते हुए कि मैं छोड़ता नहीं हूँ किसी को, तुमको भी नहीं छोड़ूंगा अगर ये सब करोगे। तो भी हम लोगों ने तय किया था कि अब चाहे जैसे भी होगा ये संग्रह हम लोग इस बार ले आएंगे। तो वही हुआ कि यहाँ विमोचन हुआ। निर्मल जी थे, प्रयाग जी थे, कुंवर साहब थे, और इन सब लोगों ने मिलके, अशोक वाजपेयी थे, इन सब ने मिलके किताब का विमोचन किया। और जब उसी के बाद वो जा रहे थे कुंवर नारायण और उनकी पत्नी दोनों लोग कलकत्ता, तो हमने एक बंडल उनको पकड़ा दिया, एक बंडल प्रयाग जी को दिया कि जब आप जाइएगा तो आप ही दीजिएगा, हम लोगों के बस का नहीं है कि हम उनको किताब देंगे। जब कुंवर नारायण किताब लेके गए और अशोक जी ने किताब देखी, उसके बाद जो उन्होंने चिट्ठी लिखी, जैसे मोम पिघल जाता है लगभग उस अंदाज में, कि कौन ऋण मेरा तुम्हारे पे है कि तुमने ये सब काम किया, और तुम्हारा ऋण हम लोग कैसे चुकाएंगे। हमने कहा आपने कोई ऋण नहीं ऐसा किया, और आप पुरखा हैं, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि ये सब चीजें साथ रहें, और जैसे बाप दादा के जमीन जायदाद और उनके इस पे हम लोग गर्व करते हैं, उस तरह से आप पे भी गर्व करते हैं। तो ये चीज सिर्फ इसलिए हम जुटा रहे हैं। तो वो कहानी संग्रह इसी तरह बना। हालांकि उसमें दो कहानियां, एक कहानी हमको मिली नहीं। बहुत प्रयाग जी ने कहा कि वो उनकी कहानी है जो पुरस्कृत हुई थी कभी, वो कहानी मैं ढूंढता रहा, वो मिली नहीं। बाद में श्रीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा या ये गोरखपुर के थे सज्जन, उसी उम्र के, उन्होंने दोनों कहानियां उनके पास थी, तो छपने के बाद उन्होंने वो दोनों कहानियां भेजी। ये दो कहानियां तुम लोगों ने छोड़ दी हैं, आगे के एडिशन में इनको भी लगवाओ, क्योंकि ये जरूर। तो वो कहानी भी, जिसको ढूंढ ढूंढ के मैं परेशान हो गया था, वो कहानी भी उसमें आई। इसी तरह उनके पिताजी की शताब्दी जब मनाई गई, तो यहाँ एक सेंटेनरी कमेटी बनी थी दिल्ली में, जो बड़े व्यावसायिक किस्म के लोग हैं, जो हर सफे इस तरह के आयोजन करते हैं, कराते हैं, सरकार से ग्रांट लेते हैं और भी कई। तो अशोक जी के पास भी वो लोग गए होंगे, अशोक जी ने उनको कुछ सामान दिया, कोई डांटा डपटा जो भी हो। खैर, दो खंडों में उन्होंने किताब एक छापी थी, एक संस्मरणों की किताब, और एक सीताराम जी के लेखन की चीजें जहां तहां से लेके एक खंड बनाया।
मैंने उसका रिव्यू किया जनसत्ता में काफी डिटेल। और अशोक जी ने वो रिव्यू पढ़ के जो चिट्ठी लिखी वो इतनी भावुक चिट्ठी थी, तो मैं उसी में परेशान रहा, क्योंकि इतने इमोशनल होकर उन्होंने वो चिट्ठी लिखी। बाद में उन्होंने फिर ये भी कहा कि नहीं, जो चिट्ठी मैंने तब रिव्यू पढ़ के लिखा था, वो चिट्ठी तो किशन पटनायक को मैंने दी कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो अरविंद को दे दीजिएगा। वो किशन जी से कहीं गुम हो गई कि मैं ये दूसरी चिट्ठी लिख रहा हूँ, और बहुत साफ मानता हूं कि मैं उन इमोशंस को दोबारा नहीं लिख सकता। अब ये नए तरह की चिट्ठी है, जो भावना तब मेरे मन में आई थी वो मैं, इस तरह की बारीकियों में अशोक जी बहुत जाते थे। हर चीज को एकदम बारीकी से देखना और समझना और उसी तरह अभिव्यक्त करना। जैसे कई दफे मेरे लिखने में, या जैसे एक अनुवाद मैंने सच्चिदानंद सिन्हा का किया, अब वो अनुवाद में उनको कोई एक शब्द ऐसा लगा जो बहुत बढ़िया उनके हिसाब से था। उन्होंने पूरी चिट्ठी लंबी लिखी है, तुमने ये शब्द कैसे लिया, कैसे इसका, तो अंग्रेजी का क्या शब्द था वो बताओ, और फिर इतना बढ़िया तुमको सूझा कैसे, तुमने डिक्शनरी देखी थी, मन से की। हर बारीकी उसकी उन्होंने मुझसे पूछी, और मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने उनको उसका जवाब दिया। तो इस, अच्छा, और ये सिर्फ एक उस लेख या एक शब्द की बात नहीं है। उनके अधिकांश लेखन में ये चीज रहती थी कि वो अगर शब्द का प्रयोग कोई कर रहे हैं तो वो उसी होशियारी से करेंगे, उसमें जरा भी इधर उधर नहीं होगी। और गलतियां और ये सब चीजें तो खैर उस लेवल में कहीं संभव ही नहीं था, लेकिन हल्कापन भी कभी नहीं रहा। जितने भी विषय उन्होंने लिए उसमें हल्कापन कभी नहीं रहा, और बहुत बोझिल भी नहीं रहा। कितने भी गंभीर विषय, जैसे कश्मीर पे ही उन्होंने जो लिखा है, कोई भी पढ़ेगा तो उसका दिल निश्चित रूप से कश्मीरियों के लिए दुखेगा। और वो बोझिल तो कभी बहुत लंबा है, और आप पढ़ना शुरू होंगे तो उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। तो इस किस्म की चीजें। और अभी बल्कि सांखला जी ने तो कोरोना से परेशान होने के बाद प्रकाशन ही बंद कर दिया, क्योंकि बीकानेर से होने के चलते काफी बिक्री ऐसे भी नहीं होती थी, और फिर निकलना भी मुश्किल हो गया 2 साल, तो उन्होंने प्रकाशन भेज दिया। लेकिन उनकी और मेरी योजना ये थी कि अगर कहानियों का एक संग्रह आया है तो एक संग्रह हम लोग उनके दूसरे लेखों का, जिसमें कश्मीर भी प्रमुख है, ऐसे लेखों का संग्रह बनाएं, और एक संग्रह उनके खेल के लेखों का करेंगे, क्योंकि खेल पे उन्होंने अलग अलग राम फजल नाम से रविवार में भी लिखा, कई जगह लिखा। तो ये सब उनके नाम थे, चंद नाम जिससे वो लिखते थे। तो हमारी इच्छा थी कि 3 संग्रह हो जाएंगे, तो एक तरह से अशोक सक्सेरिया किसी को परिचय अगर करना है इस साहित्यकार से, क्योंकि उस दौर की कहानियां, जब नई कहानी लिखी जा रही थी, तब की उनकी 8-10 कहानियों में ही इतना दम है कि कोई भी संग्रह तब कोई बनाता था, या कोई भी लिस्ट कोई आज भी बनाता है तब के कहानियों का, तो अशोक सक्सेरिया या गुड कंपानी या रामफल, इन कहानियों, मैंने उन्हीं की कहानियों का कोई ना कोई नाम आपको वहां दिखाई देगा। लेकिन वो ऐसे आदमी थे जिनको इस यश का या इसके बोझ को चलाने का, इसको आगे बढ़ाने का कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि उनकी रुचि बहुत ही बढ़िया। उन्होंने ज्ञानपीठ से अपने पिता की डायरियों का संपादन किया है। एक कार्यकर्ता की डायरी नाम से ज्ञानपीठ ने 2 खंडों में वो किताब छापी है। और किसी को संपादन समझना हो कि बहुत ही मुश्किल चीजें लेके किस तरह से संपादित की जाती हैं, तो इसका सबसे बढ़िया स्वरूप उसी किताब में दिखाई देगा। क्योंकि सीताराम जी की हिंदी पुराने मारवाड़ी प्रभाव वाली हिंदी थी, कलकत्ता के प्रभाव वाली हिंदी थी, और बहुत पढ़े लिखे नहीं थे सीताराम। सीताराम जी आजादी की लड़ाई के दौरान ही पढ़ाई उन्होंने की थी, और उसी पढ़ाई का था। और विषय बहुत सारे लिए हैं लिखने में, क्योंकि काफी कुछ देखा और किया था। तो उन सब चीजों को अशोक जी ने सब चीजें काफी चीजें निकाली हैं उस डायरी से। 2-3 चीजों पर, एक तो मारवाड़ियों के समाज और उसके अंदर हो रहे बदलावों पर फोकस किया, दूसरा आंदोलन पे फोकस किया, तीसरा लेखन की चीजों पे फोकस किया। और इन्हीं सबको मिला जुला के वो 2 डायरियां छपी हैं जो अद्भुत हैं। और वो सिर्फ सीताराम सेक्सरिया के लिए अद्भुत मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आजादी की लड़ाई का, कलकत्ता के की भागीदारी का, इन सब का किसी को भी मूल स्रोत तलाशना हो, तो वो डायरी
डायरी देखे बगैर काम नहीं चलेगा, उसको देखना ही चाहिए। अंग्रेजी वाले लोग उसको नहीं देखते हैं क्योंकि सीताराम जी ने अंग्रेजी में नहीं लिखा है, इतिहासकारों ने इसलिए भी उसकी उपेक्षा की है। लेकिन अगर किसी को उस दौर के कलकत्ता की, बंगाल की पॉलिटिक्स, देश की पॉलिटिक्स को समझना हो तो सीताराम सेक्सरिया की वो डायरी देखनी चाहिए। अशोक जी के संपादन का ऐसा ही कमाल, वार्ता और उन सब में तो बार बार आता ही था। किशन पटनायक की किताब अ, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, वो भी उनके संपादन का कमाल है। किशन जी की राइटिंग बहुत ही टुकड़ों टुकड़ों में हुई, क्योंकि कभी अकादमिक उस तरह से बैठ के उन्होंने लिखा नहीं, कोई किताब प्लान नहीं की। वार्ता के लिए लिखा, कहीं भाषण दिया, कहीं इसी तरह की का लेखन उनका है। उनका लेखन उसके आधार पे किताब बनाना और दमदार किताब बनाना। किशन जी की वो किताब इतनी दमदार है कि आपको नोम चॉम्स्की और सब लोगों के बारे में लगेगा कि इन लोगों का यश जरूरत से ज्यादा है, किशन पटनायक वगैरह को ये जगह लेनी चाहिए, क्योंकि इंटेलेक्चुअली वो उससे बड़ी बातें कह रहे हैं। तो और मैं इस बात को और ज्यादा भरोसे से इसलिए कह रहा हूँ कि किशन जी के लेखों का पहला संग्रह संपादित मैंने किया था, भारत सूत्रों का होगा नाम से। वार्ता में एक सीरीज लिखी थी उन्होंने, मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स पे। तो उसको संपादित करके मैंने वो किताब बनाई थी। तो मुझे मालूम है कि उस किताब बनाने में मुझे क्या लगा था। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि वो सीधी सपाट किताब थी, उनके ही लेख हैं, उसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उनका परमिशन लेके फिर मैंने। अशोक जी ने सारा कुछ, अशोक जी ने और उनके सहयोगी रहे सुनील हमारे साथी, इन दोनों ने मिलके उस किताब को और उसके दूसरे खंड को तैयार करने में सारे लेख उलट पलट, किसको कैसे बदलना, और किशन जी ने देखा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मनमानापन किया। और वो किताब इतनी खूबसूरत होके आई है कि जो कोई भी पढ़ता है, बल्कि एक समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के टेक्स्ट बुक में गैर हिंदी लेखकों की हिंदी के तौर पे वो उस किताब के अंश लगाए। तो ये संपादन का कमाल होता है कि, और आज भी आप, अब किशन जी तो नहीं है लेकिन सजदा जी से पूछिए कि उनकी किताबों का सबसे बढ़िया संपादन या अनुवाद किसने किया, वो बिना सोचे समझे कहेंगे एकदम एक दफे में कि अशोक सेक्रेरिया से बढ़िया कोई नहीं हो सकता। तो अशोक जी ने इस तरह की चीजें सिखाई। अशोक जी ने संबंधों के बारे में भी, और मैं अपने बारे में कहूं कि मैं, मेरा कोई इस तरह से कोई बहुत ज्यादा पर्सनल उनसे लगाव कि मिले हों, गप किया हो, बहुत साथ रहे हों, इस तरह का नहीं रहा। लेकिन 78-79 से लगातार अपने जीवन के आखिर तक मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, ये एक एक खबर उन्होंने रखी और उन्होंने टोका। सिर्फ रखी नहीं, ये जासूसी नहीं की, उनको लगा कि इसमें कोई गड़बड़ हो रही है, कोई सही हो रहा है, तो उन्होंने उसके लिए टोका मुझे। जैसे मैं एक कहानी सुनाऊं आपको कि मैं जब हिंदुस्तान में आया इंडिया टुडे से, तो मेरी उम्र काफी कम थी। तो अशोक जी ने लिखा कि तुम तो बड़ी कम उम्र में आ गए, कि हमारे समय तो इस पोस्ट पे काफी बूढ़े लोग ही आते थे, हो सकता है तुमको भी काफी बूढ़े लोग टकराएं। खैर वो जो भी रहा, हम लोगों ने हिंदुस्तान में एक दफे वीकली इंटरव्यू का एक सिलसिला शुरू किया कि हर हफ्ते एक बड़ा इंटरव्यू करेंगे, और उस कई सीनियर लोग मिलके करते थे। तो एक दफे हमने डॉक्टर करण सिंह का इंटरव्यू किया, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला था, उनका नाम भी चल रहा था। तो वो काफी लोग ने बैठ के इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, क्योंकि करण सिंह के पास किस्से कहानियों की भरमार है, कश्मीर तब से लेके बहुत कम उम्र से उन्होंने सब चीजें देखी हैं, फिर इंदिरा गांधी कैबिनेट में रहे थे, ऐसी उनकी सीनियरिटी, फिर उनका ज्ञान कई चीजों में बहुत जबरदस्त है। तो वो इंटरव्यू काफी लंबा हो गया। आलोक जी एडिटर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इसको ट्रांसक्राइब कराओ के और एडिट कर दो। लाख काटा पीटी होने के बाद भी वो लगभग पूरे पेज का इंटरव्यू बन गया, अखबार का पूरा पेज। अब उस इंटरव्यू में आलोक जी ने, मैं अपना आ गया, शाम के ड्यूटी के बाद निकल के आ गया घर। जब पेज जाने लगा तो आलोक जी ने उसमें मेरा नाम लगा दिया, ये इंटरव्यू का संयोजन और ये सब इनका है। मुझे डर तुरंत हुआ, अगले दिन मैंने उनको कहा भी कि आपने ये मुझे फंसा दिया। बोले इसमें फंसने की क्या बात है, लोग खुश होंगे इससे। मैंने कहा नहीं, मैं तो फंस गया हूँ, क्योंकि अशोक जी, हिंदुस्तान से उनका लगाव था, काम किया था इस वजह से भी, और कुछ मेरे चलते भी मैं मानता हूँ। वो अखबार रोज पलटते थे, नेशनल लाइब्रेरी जाते थे, एक दिन दो दिन बाद भी अगर उनको अखबार दिखे तो वो उसको पलटते थे।
उन्होंने जब वो इंटरव्यू देखा तो मुझे तुरंत एक चिट्ठी लिखी कि मैं तो तुमको बड़ा भला समझ रहा था, तुम भी ये जो वहाँ काइट फ्लाइंग होती है कि कौन राष्ट्रपति बन रहा है कौन उपराष्ट्रपति, उसमें और करण सिंह तो बड़े आदमी हैं, वो हर बार अपना नाम चलवा लेते हैं। तो उन्होंने वो चिट्ठी लिखी तुरंत। फिर मैंने अपनी सफाई दी और फिर मैंने आलोक जी से कहा भी कि देखिए, इस किस्म के गार्जियन हैं जो हर चीज पे नजर रखते हैं और हर चीज देख रहे हैं। और उन्होंने वो देखा। एक किसी पत्रिका ने मुझे, चौथी दुनिया या कुछ ऐसी किसी पत्रिका ने एक दफे पत्रकारों के किशोर बच्चों पे फीचर किया। तो उसमें मेरे बेटे का भी इंटरव्यू हुआ और उसका भी फोटो छपा, मेरा भी छपा। तो उसी के सवाल जवाब थे। तो तुरंत अशोक जी का फोन का पत्र आया कि तुम्हारे बेटे का इंटरव्यू देखा, बड़ा मैच्योर होकर जवाब दे रहा है। लेकिन मुझे सबसे हैरानी हुई कि इतना बड़ा हो गया और हमने उसको ठीक से देखा नहीं है, या तुम्हारा वो बच्चा इतना बड़ा हो गया, मैं तो अभी अभी तुम्ही को बच्चा मानता हूँ। तो हर चीज पे मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेरे साथ ही नहीं था। ये जो मेरे साथी हैं सब, जिनका पत्रकारिता के फील्ड वाले खास तौर से, उनके बारे में कह रहा हूँ कि उन सबको उन्होंने उनके हर ग्रोथ को, और कई बार बात होती थी साथियों के बारे में भी, अपने बारे में भी, तो वो कहते थे कि नहीं, इसके स्वभाव में थोड़ा ये है, जरा इसका ध्यान रखना, या ये वो हो सकता है बड़ा इमोशनल है, कुछ गलत फैसला कर लेगा, तुम उसको संभालना, या वो कुछ ज्यादा कैरियर वाला है तो तुम उसके चक्कर में नहीं फंसना, इस तरह की चीजें। और मुझे लगता है ये मेरे बारे में ही नहीं होगा, इस तरह का रिश्ता उनका सबसे था। और इसी तरह के वो गार्जियन थे कि आपकी हर चीज पे उनकी नजर थी, आपके हर कामकाज को वो अपने हिसाब से उसका मूल्यांकन करते थे। और जैसा मैंने आपको अभी बातचीत में चार पांच उदाहरण दिए जिस पे वो टोकते थे, और कई दफे आपको लगता था कि आपकी बात जो है वो गलत न भी हो, लेकिन अशोक जी की बात ज्यादा सही है। और वो सही होना, जैसे वार्ता के लिए मैंने कहा कि मल्टीनेशनल कंपनी का विज्ञापन नहीं जाएगा, ये उनका आग्रह था और नहीं गया, तो ये वार्ता की प्रतिष्ठा, हो सकता है कि थोड़ी आर्थिक सहायता मिलती तो थोड़ा और कुछ उसको लाभ होता, लेकिन वार्ता की प्रतिष्ठा इसलिए भी रही और अभी भी है कि उसने इस किस्म की चीजें नहीं इस्तेमाल की, इस तरह के कंप्रोमाइज नहीं किए। हम लोगों को ये कंप्रोमाइज समझ में नहीं आता, हमको लगता था कि ये जो है ऐसे ही चल रहा है, और मैगिन ऐसे ही चलानी होगी, कि मैगिन के लिए पैसा बाहर से नहीं ले आएंगे। जैसा हम सब लोगों का बार बार कई कई साल हमने यहाँ निकाला, 10 एक साल से ज्यादा ही, तो हमारा अंदाजा ये था कि जितना पैसा हम लोग वार्ता से जनरेट कर पाते हैं ग्राहकी से या बेच के, तो उतना पैसा हमको और चाहिए अच्छे ढंग से चलाने के लिए। और वो अच्छा या तो हम अपनी जेब से लगाएं, या लोगों से चंदा लें अपने जैसे लोगों से, या फिर विज्ञापन से ले लें तो हमारे पे बर्डन कम आएगा। तो हम कई दफे इस लोभ में कई परिचित मंत्रियों से, 74 के आंदोलन से आपको मालूम है कि काफी सारे लोग, या हमारे साथ के कई सारे लोग मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। तो हमको लगता था कि इन लोगों के संपर्क से थोड़ा बहुत कुछ लाभ लिया जाए, और लाभ लेके मैगजीन को सपोर्ट किया जाए, ये हमारी जेब में जाना नहीं है, मैगजीन अच्छे से चलेगी तो। लेकिन मुझे लग रहा है कि ऐसे सपोर्ट से भी अगर मैगजीन चलती या इस तरह की पत्रिकाएं चले तो उस पर असर आएगा और आता है। तो अगर अशोक जी ने उस समय टोका तो वो हमारे लिए काफी लाभ की चीज हो गई। और वो लाभ हमारे लिए ही नहीं है, मैं मानता हूं कि किसी भी पत्रकार के लिए या पत्रकारिता के लिए वो एक आदर्श है कि अगर, और मैं देखता हूं जैसे हमारी एक मित्र थी जो महिलाओं से संबंधित फीचर चलाती थी, और मुश्किल से चलाती थी, बहुत उनको भागा दौड़ी और परेशानी होती थी। तो मैंने उनसे कहा कि जो लोग फीचर चला रहे हैं उनको तो आजकल स्पॉन्सरशिप सब चीजों में मिल जाती है, तो आप भी क्यों नहीं स्पॉन्सर ले लेती हैं। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तो बच्चों का और औरतों का के सब्जेक्ट को स्पेशलाइज करती हूँ, तो हमारे यहाँ तो बॉर्नवीटा पियो और फलाना खा के बड़ी ताकतवर हो जाओ, इस किस्म के विज्ञापन की बाढ़ रहती है। लेकिन मैं मानती हूँ कि ये चीजें जो इस तरह के सप्लीमेंट हैं दूध में और चीजों में, ये सब नुकसानदेह हैं बच्चों के लिए, औरतों के लिए। तो मैं इनका विज्ञापन नहीं चला सकती। अगर मेरा फीचर चलेगा तो अपने से चले तो चले, लोग पैसा दें और लेख लें तो चलेगा, नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। इस तरह के कंप्रोमाइज का मतलब फिर हमारे ये करने का कोई नहीं है कि हम
औरतों के हेल्थ की चिंता करें और उनके गर्भावस्था की दिक्कतों की और छोटे बच्चों की परेशानियों का जिक्र करें और फिर उन्हीं चीजों का विज्ञापन चलाएं या उन्हीं कंपनियों से पैसा लें जो बिगाड़ने के होड़ में लगी हैं या जो कमर्शियलाइजेशन के होड़ में लगी हैं, कि इन सब चीजों का आर्थिक लाभ किस किस्म से ले लें। तो अशोक जी की ये टोका टोकी और व्यवहारिक बातें मैं कह रहा हूं अपने अनुभव से और अपनी पत्रिका से, कि इस तरह की चीजें अगर उन्होंने टोकी तो हमारे लिए तो एक सीख हुई ही, लेकिन मैं मानता हूं कि ये बाकी लोगों के लिए भी सीख है। और इस किस्म का काम जब भी करना होगा तो 100% ईमानदारी से करना होगा, उसमें किसी किस्म की बेईमानी होगी तो वो गलत ही होता जाएगा। फिर यही बात मैंने अपने व्यवहार में भी, जैसे मान लीजिए रमा मित्रा कोई इतनी आर्थिक मुश्किल वाली नहीं थी कि उनको खाने की दिक्कत हो जाएगी या उनको पहनने की दिक्कत हो जाएगी। मैं तो मानता हूँ कि पैसे उनके पास पर्याप्त थे और जानता भी हूँ क्योंकि साथ रहा और बैंक वगैरह का उनका काम करता, बल्कि उनकी मौत के बाद उनके अकाउंट में काफी पैसा था जो उनके परिवार वाले लेके गए, भाई और लोग। तो लेकिन उस रमा जी के बारे में भी, अच्छा ये अशोक जी को नहीं मालूम होगा सो नहीं है, मान लीजिए मुझे मालूम था तो अशोक जी को भी मोटा अंदाजा तो होगा ही। लेकिन अगर वो कोई परेशानी बताती हैं तो अशोक सेक्सरिया अपने पूरे महीने का खर्चा उनको तुरंत भेज देते हैं कि आप परेशान मत होइए, हम लोग अपना इतना सारा कुछ देना, जो महीने भर हम कैसे रहेंगे और इसकी परवाह न कर। और ये अशोक जी का सिर्फ रमा मित्रा के रिश्ते में नहीं है। अब हमने तो बहुत ये कहानियां सुनी, देखी तो नहीं है, और आपको आगे अगर किसी से बात होगी जो करीब रहे हैं लोग वो सुनाएंगे कि जो उनके साथ काम करते थे उनकी परीक्षा के, जैसे एक दफे सम्मेलन का मैं कह रहा हूँ कि किसी सम्मेलन में उनको आना था और वो आए नहीं। तो हमने पूछा क्यों नहीं आए, तो मालूम हुआ कि जिस लड़के के साथ वो रहते थे या जो लड़का उनके साथ रहता था उसकी शादी है। तो उनको उस शादी में जाना ज्यादा जरूरी लगा, उनको सम्मेलन में आना जरूरी नहीं लगा। उनको लगा कि सम्मेलन में और लोग चले जा सकते हैं लेकिन इसकी शादी में मेरा रहना जरूरी है, तो वो उस शादी में गए। तो इस किस्म का रिश्ता उन्होंने सबसे निभाया। और जो गांधी के लिए पहले बात मैंने कही कि इसी दुनिया में निभाया, वो कोई और दुनिया के जीव नहीं थे और हमारे साथ रहे 35-40 साल का उनके से संबंध रहा। और हमसे भी ज्यादा लंबा बल्कि मैं तो आजकल पाता हूँ जहाँ भी प्रयाग जी का कुछ लिखा हुआ उसमें रह रहा है कि वो मेरे मित्र अशोक सक्सेरिया ऐसा करते थे, फला जी का अशोक जी से भी, मैंने कोई भी चीज उनके लिए आजकल जब वो बात करते हैं तो अशोक सक्सेरिया के बगैर उनकी बात पूरी नहीं होती। अशोक वाजपेयी जी इतने सारे इससे वो भी अशोक जी को ऐसे ही याद करते। कृष्णा जी के बारे में देखा मैंने, कृष्णा जी के हमअस्मत में उन्होंने अशोक सक्सेरिया के लिए जो पीस लिखा है वो इतना खूबसूरत है। तो जो भी उनके संपर्क में रहा उसका अशोक जी से वैसे ही रिश्ता बना और अशोक जी ने वैसे ही निभाया। अशोक जी ने किसी कोई इस बात की शिकायत करते मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा हो कि अशोक सेक्रेटरी ने कहीं कोई दांव चल दिया हो, कहीं कुछ धोखा दे दिया हो, कहीं आगे बढ़ने की होड़ में किसी को या किसी को आगे, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है साधु संत लोगों में ये होता है कि खुद तो संत बने हुए हैं लेकिन चेलों में किसको आगे कर दिया किसको पीछे कर दिया। अशोक जी के बारे में ये भी कोई नहीं कह सकता कि किसी अपने प्रिय के लिए उन्होंने किसी दूसरे के साथ अन्याय कर दिया या अन्याय होने दिया क्योंकि उनका प्रिय उस होड़ में था। तो अपने लिए भी नहीं किया, अपने किसी के लिए, वो वैल्यू जजमेंट उनका कभी बिगड़ा नहीं पूरे जीवन। और ज्ञान की भूख नहीं कभी खत्म। वो कितना पढ़ते थे और रोज लाइब्रेरी जाना। हम सब लोग जिस उम्र में हैं अभी, अब हमको लाइब्रेरी जाना तभी जरूरी लगता है जब कोई किताब पे काम कर रहे हो, कोई बहुत ही गंभीर कोई ऐसा मसला फंस गया तभी लाइब्रेरी जाने की इच्छा होती है, नहीं तो लाइब्रेरी रेगुलर जाना। अशोक जी के लिए लाइब्रेरी रेगुलर जाना और वहाँ की नई किताबों को देखना, वहाँ पुरानी किताबों पे जब ध्यान आए तो उसको पलट के देखना, ये एक तरह से रोज के रूटीन का हिस्सा था। वो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते थे। तो ज्ञान की ऐसी भूख भी कि आप 60-70 साल तक लगातार पढ़ाई करते रहें और पढ़ने के इसमें रहें, ये भी अपने आप में उनका विलक्षण होना है। और अशोक जी का ज्ञान मैं मानता हूं कि अशोक जी का ज्ञान किताबों से जितना आया उतना ही अंदर से भी आया है। ज्ञान जो है हम सब लोगों के लिए सिर्फ बाहर से नहीं आता है। ज्ञान उस पे सोच समझ चिंतन करने से भी आता है, कुछ अपने पैरामीटर्स अच्छे करके फिर उन ज्ञान का एक तरह से विश्लेषण करने से भी आता है कि क्या बातें हमको रखनी चाहिए क्या निकालनी चाहिए। अशोक जी में ये क्षमता भी बहुत जबरदस्त थी। ये और परिवार न रखना
और परिवार के झमेले में न फंसना उन्होंने चाहे जिस वजह से भी किया हो सकता है दुनियादारी की काफी सारी चीजों से उनको शुरू में ही ये लगता हो कि, लेकिन इसका लाभ उनको अपने लिए भी हुआ और समाज के लिए भी हुआ। उन्होंने कहीं कुछ गड़बड़ चरित्र के मामले में या बाकी चीजों में किया हो इसकी कोई किसी को खबर नहीं है, लेकिन समय अगर उनका बचा परिवार और, तो अपना परिवार एक इतना बड़ा और व्यापक बनाया, और फिर अपने जो ज्ञान की भूख, सामाजिक काम की भूख, सामाजिक काम करने वालों के लिए मदद की भूख, ये जो चीजें थी ये लगातार उन्होंने चलाई और ये जीवन भर चला, ये आखिरी समय तक चला। मैंने जब वो गिरे हैं उनका ऑपरेशन हुआ तब तक वो हर चीज की चिंता उनको उसी तरह से थी, और उसी चिंता से वो बेचैन होकर चिट्ठी लिखते थे, फोन करते थे, काम करते। अब वो कर्मचारियों के लिए, अपने पिता के द्वारा बनाए संस्थान के कर्मचारियों के लिए उन्होंने हड़ताल कराई, खुद से उसको लीड किया। उन संस्थानों के जिस किसी को भी कोई शिकायत होती थी वो तुरंत अशोक जी के पास पहुंच, जैसे वो कोतवाल हैं शहर के, और कोई हैसियत न होने के बाद भी अपने भर से उनको जो भी मदद उनसे संभव हुआ वो उन्होंने मदद की, और इसीलिए उनकी प्रतिष्ठा इतनी बनी रही। मैं बहुत लंबी बात अब नहीं करना चाहता, काफी समय हो गया, और एक तरफा बातचीत करने में थोड़ी ये सीमा रहती है कि आप क्रॉस होने में थोड़ा दिक्कत भी रहती है, लेकिन क्योंकि आप एक तरह से गवाही देते दिखते हैं, लेकिन एक तरफा बात की भी अपनी सीमा है। और अशोक जी से पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा मेरे अपने इसमें भी नहीं है, क्योंकि इतने दिनों में मेरा उनसे पर्सनल जो मिलने जुलने का गप कर, ये उम्र के फासले की वजह से भी, ये जनरेशन के फासले की वजह से भी, ये शहर के फासले की वजह से भी, वो कलकत्ता रहे, मैं ज्यादातर वक्त दिल्ली रहा, इस वजह से भी रहा। और फिर उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि मुझे कभी बहुत उनसे डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे पिता से कभी लंबी चर्चा करने की जरूरत मुझे नहीं पड़ी, अधिकांश लोगों को नहीं पड़ती है, क्योंकि पिता हर चीज की आपकी चिंता करते हैं और करके आपके अच्छे ही के लिए काम करते हैं। अशोक सक्सेरिया भी आपके लिए, आपके बारे में हर चीज अगर उनको चिंता में है तो आप भी मानिए, और ये हुआ भी कि अक्सर उनकी चिंता सही रही, तो इसलिए भी बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरा वो अनुभव बहुत कम है कि मैं उनसे किसी बहस में उलझा हूं या उन्होंने मुझे किसी चीज में हराया हो, या किसी बाप बेटे में हो सकता है कई बातें मेरी भी उनको अच्छी लगी हों और उन्होंने चुपचाप स्वीकार कर लिया हो, कई बातों में उन्होंने मुझे टोका भी, लेकिन ये रिश्ता कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें कोई ऊपर हो, कोई नीचे हो, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो। बड़े वो थे, मैं छोटा था, और ये रिश्ता जीवन भर चला, और इसमें लाभ ही लाभ। मुझे तो जीवन में निरंतर ये लगता रहा कि एक हमारे सिर के ऊपर कोई है जो मेरी हर चीज अच्छी बुरी, हमारे अच्छे पर गर्व करते हैं, हमारे बुरे पे हमको टोकेंगे, हमको सही रास्ता दिखाएंगे। और इसीलिए अशोक सेक्सरिया से परिचय, उनसे दोस्ती, उनसे संबंध मैं अपने जीवन के सबसे अच्छे चीजों में मानता हूँ कि ऐसे संत पुरुष से मेरा परिचय हुआ और इतना लंबा संबंध उनसे चला। जी, शुक्रिया अरविंद मोहन जी इस चलिए। बातचीत के लिए। और इस एकाग्र की पहली ही कड़ी में आपने उनसे जुड़े जिन संस्मरणों को यहाँ पर रखा, उसे सुनकर तमाम लोग काफी लाभान्वित हुए, प्रसन्न भी हुए, जो अशोक सेक्सरिया जी को जानते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और इसमें मित्रों अशोक जी के व्यक्तित्व के विभिन्न रंगों से भी हम परिचित हो सके। कब उन्हें गुस्सा आता था, कब स्नेह आता था, कब वे टोकते थे, कब किसी को हिदायत देते थे, किससे बचने के लिए कहते थे, उनका लेखन किस तरह का था, संपादन कैसा था, अनुवाद कैसा करते थे, इन तमाम पक्षों पर आज अरविंद मोहन जी ने अपनी बात रखी। कई प्रतिक्रियाएं भी हैं, तो वो महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं, वो यहाँ उपलब्ध है। मैं एक बार कुछ मित्रों के नाम ले लूं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। अलका सरावगी जी, सरोज कौशिक जी, राम कुमार तिवारी जी, दया शंकर जी,
फूलचंद रजक जी, बाल कीर्ति कुमारी, तारा सिंह, आशीष सिंह, बंकिम जी, मनोज झा, गोपाल कमल, संजय गौतम, सुधा अरोड़ा जी, हिमांशु राज राजा, अफलातून अफलू, निधि चोपड़ा, श्याम सुशील जी, मिथिलेश चरण जी, शिवदयाल जी, शिव नारायण जी, हिरण्य हिमकर, हितेंद्र पटेल और तमाम मित्रगण। अरविंद मोहन जी, आपने उनके छद्मनाम की चर्चा की और कृष्णा सोबती की चर्चा की, हम हशमत के उस पीस की भी चर्चा की। संयोग से अभी वह पीस मेरे पास है, अगर कहें तो उसको यहां पढ़ दूं। जी, हम पढ़ लेंगे हशमत, लोग, ये चर्चा हो गई जिसे। जी नहीं, एक अंश तत्काल संदर्भ के लिए यहां पर रख लेते हैं। हम हशमत खंड 2 में कृष्णा सोबती लिखती हैं, छोटा सा ही पीस है, उसको पढ़ के इस वार्ता को यहीं पे समाप्त कर लेंगे। कहानियों की चर्चा होने लगी। कृष्णा सोबती के हम हशमत खंड 2 से उस पीस को पढ़ रहा हूं मित्रों, जिसकी चर्चा अरविंद मोहन जी ने अपने वक्तव्य में की। कहानियों की चर्चा होने लगी। उन दिनों कहानी की राजनीति आज किसी पेचीदा और बारीक नहीं थी। किसी कहानी विशेष को अच्छा कहने से न कोई कतराता था और न कंधे सकुचाता था, न अहंकारी मुद्रा में सिर्फ मुंह बिचकाता। हम लोगों के लिए एक अच्छी कहानी लिखी जाना अभी भी साहित्यिक घटना थी। प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे को सिर्फ मात देने का ही बहाना नहीं थी। गुणेंदु कंपानी, जिसकी चर्चा अरविंद मोहन जी ने की, जो उनका छद्मनाम था अशोक सेक्सरिया जी का, और खेल के लिए एक अलग छद्मनाम उन्होंने रखा था। गुणेंदु कंपानी की लंबी कहानी का जिक्र हुआ। कहानी पसंद की गई थी, उसके लिए हम लोगों में उत्साह था और प्रशंसा थी। हमने पूछा, कौन साहिब है ये गुणेंदु कंपानी? प्रयाग चुपके चुपके मुस्कुराते रहे। प्रयाग का मतलब प्रयाग शुक्ल। प्रयाग चुपके चुपके मुस्कुराते रहे, फिर अशोक की ओर देखा और हमसे कहा, ध्यान से देखिए, क्या अशोक सेक्सरिया कुछ कुछ गुणेंदु कंपानी नहीं लगते हैं? हम अशोक सेक्सरिया को देखने लगे और पशुपेश में पड़ गए। लगने से भला क्या मतलब यार, इस गुत्थी को सुलझा डालिए। अशोक वहीं पर थे। अशोक अजीब सरकती सी हंसी हंसने लगे। चुप्पे प्रयाग नटखट से बोले, किस्सा कोता है यह कि अशोक सेक्सरिया ही गुणेंदु कंपानी है। ऐसा है तो परेशानी ही क्या है? इस कहानी की मार्फत हम एक अच्छे कहानीकार को स्वीकारते हैं। इस हस्ताक्षर द्वारा लिखे गए को हम उत्सुकता से पढ़ेंगे। अशोक अपनी अन्य कहानियों के बारे में भी बताएं। प्रयाग ने चुटकी भरी। गुणेंदु कंपानी उन लेखकों में से नहीं जो अपनी लिखी कहानियों का पुलिंदा लिए घूमते हैं। हशमत कुछ झेपे, दिल ही दिल यह फबती नागवार गुजरी, मगर इसे किसी छोटे शहर की अदा मान हम चुप लगा गए। अच्छा ही हुआ, यह तो हमें बाद में मालूम हुआ कि दोनों छैला कलकतिया हैं। ये जो कृष्णा जी का अपना एक अंदाज है उनके गद्य का, वह भी यहाँ है। बहुत अच्छा लगा अरविंद जी, आप यहाँ आए और तमाम पक्षों पर और छोटी छोटी बारीकियों में जाकर आपने बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया मित्रों। इस एकाग्र की आगे की कड़ियों में आप एक के बाद एक लोगों को सुनेंगे जो उनके लेखन से, उनके जीवन से गहरे जुड़े हुए लोग हैं। धन्यवाद अरविंद मोहन जी और सभी लोगों को धन्यवाद। शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने। शुभ रात्रि।